बिहार भारत का एक प्रदेश, एक ऐसा क्षेत्र जिसके गौरवशाली इतिहास की तुलना विश्व के कुछ गिने चुने दुर्लभ सभ्यताओं से की जा सकती है, जिसने मानव जाति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार की भूमिका एशिया में वही थी जो ग्रीस और रोम की थी यूरोप में। यहीं से भारत के प्राचीन सभ्यता की जड़ें निकली और इसकी शाखाएं भारत और पूरी एशिया में फैली। बिहार 1000 सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप का नेतृत्व करता रहा। इसी धरती पर एथेंस की तरह लिच्छवी में हुए गणतंत्र के पहले प्रयोग, और जब गंगा के उत्तर में गणतंत्र व्यवस्था चल रही थी, गंगा के दक्षिण में हो रही थी एक बड़े साम्राज्य की स्थापना, जिसका प्रभाव पूरे एशिया और उसके बाहर होने वाला था। इसी साम्राज्य की सीमाओं पर आकर विश्व विजेता सिकंदर के ठिठक गए पैर, और वह नंद की विशाल सेना को देख हताश हो अपने देश की ओर वापस मुड़ गया। इसी धरती पर बुद्ध ने जीवन के रहस्यों को जानकर दुख और पीड़ा से निजात पाने के सरल उपाय पूरी दुनिया को बताए। उनका उपदेश आज 2500 साल बाद भी करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। यही हुए महावीर, जिन्होंने प्रेम और अहिंसा को मनुष्यता का परम धर्म बताया। यही की भूमि बनी कौटिल्य या चाणक्य की कर्म भूमि, जिन्होंने अर्थ और राज व्यवस्था पर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक लिखी, जिन्होंने सिर्फ बुद्धि और कूटनीति के बल पर एक बड़े साम्राज्य को जड़ से उखाड़ दिया। यहीं पर हुए चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक साधारण परिवार से निकलकर अपने मित्र और गुरु चाणक्य के साथ दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की स्थापना की। इसी जमीन पर हुए चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्होंने दुनिया को जीता, सिकंदर की तरह तलवार के बल पर नहीं, बल्कि प्रेम और भाईचारे का संदेश बिखेर कर। इसी धरती पर स्थापना हुई दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की, जहां सैकड़ों वर्षों तक देश विदेश से हजारों छात्र आकर शिक्षित होते। इसी विश्वविद्यालय में चीन के महान यात्री ह्वेनसांग आए और यहाँ वर्षों रहकर यहाँ के दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान को समेट अपने देश वापस गए। इसी धरती पर हुए आर्यभट्ट, जिन्होंने गणित और एस्ट्रोनॉमी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की खोज की। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर पहले अरब, फिर यूरोप और फिर वहां से पूरी दुनिया में बौद्धिक विकास संभव हो सका। इसी धरती पर स्थापना हुई भारत में स्वर्ण युग माने जाने वाले गुप्त साम्राज्य की। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। फॉल्ट लाइन्स में आपका स्वागत है। अब इस बिहार की तुलना कीजिए आज के बिहार से। कितना कॉन्ट्रास्ट है, कितनी विषमता है इसके गौरवशाली इतिहास और वर्तमान में। बिहार के गौरवशाली इतिहास की चर्चा हम करेंगे किसी और वीडियो में थोड़े विस्तार से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो बनते ही आपको इसकी सूचना मिल जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे उस गौरवशाली इतिहास के पतन की, उन कारणों की जो बिहार के वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेवार है। शुरुआत करते हैं उस बिंदु से, उस पॉइंट से जहां से इस डिक्लाइन की शुरुआत होती है। 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य भारत को स्वर्ण युग देकर अपने ढलान पर था। अब तक भारत में सत्ता का प्रमुख केंद्र बिहार था और पाटलिपुत्र यानी पटना था उस सत्ता के केंद्र में। इस वक्त भारत की सीमाओं पर हुन के हमले हो रहे थे। बाहरी आक्रमण और आंतरिक प्रतिद्वंद्विता के कारण भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। जब चीनी यात्री ह्वेनसांग आए 7वीं शताब्दी में, तो उन्होंने भारत के पुराने शहरों के डिक्लाइन की बात लिखी है। जब यहाँ आए तो हर्षवर्धन राजा थे, जिनकी राजधानी थी कन्नौज। पाटलिपुत्र यानी पटना अब सत्ता के केंद्र में नहीं था। बाय द वे, ह्वेनसांग के भारत आने और उनके वजह से तकरीबन 1000 साल बाद भारत में बुद्ध धर्म की पुनर्जन्म की कहानी भी बहुत रोचक है। लेकिन इसकी चर्चा भी हम किसी और वीडियो में करेंगे थोड़े विस्तार से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो बनते ही आपको इसकी सूचना मिल जाए। बहरहाल 300-400 साल ऐसे ही बीते, फिर 11th-12th सेंचुरी में मुस्लिम शासक भारत आए। शुरुआती दिनों में वो एक इन्वेडर्स के तौर पर भारत आए और उन्होंने बड़ी तबाही मचाई। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला दोनों यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब मुस्लिम शासक भारत में सेटल हुए भी, तो उनकी राजधानियां रहीं दिल्ली, आगरा, बंगाल में मुर्शिदाबाद। बिहार बंगाल का एक प्रोविंस बनकर रह गया। लेकिन बिहार की स्थिति वाकई खराब हुई ब्रिटिश शासन के आने के बाद, और मैं आपको 3 कारण बताऊंगा जिसके वजह से ब्रिटिश शासन में बिहार की स्थिति इतनी जर्जर हुई। पहला कारण तो था कि ब्रिटेन ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का शोषण किया। जाहिर है बिहार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ब्रिटिश शासन के आने के पहले भारत का जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
पूरी दुनिया के जीडीपी का तकरीबन 30% था, यानी पूरी दुनिया के जीडीपी का एक तिहाई। भारत उस वक्त विश्व का सबसे अमीर देश था, लेकिन जब ब्रिटेन भारत छोड़ के गया 1947 में, तो भारत का जीडीपी सिर्फ 2% रह गया था। अब सोच लीजिए, इतनी गिरावट, 30% से 2%। यहाँ के उद्योग, लघु उद्योग, व्यापार सब बर्बाद कर दिए गए। ब्रिटेन के लिए भारत सिर्फ एक एक्सप्लॉयटेशन का जरिया था। तो ये तो सबसे पहला कारण था कि चूंकि ब्रिटेन ने पूरे भारत का शोषण किया, तो बिहार को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरा कारण था कि अंग्रेज अपना सारा व्यापार समुद्र के रास्ते से करते थे। ऐसा नहीं कि समुद्री रास्ते का महत्व पहले नहीं था, लेकिन मुगलों के समय में लैंड रूट बहुत ज्यादा प्रमुख था। भारत से पश्चिम एशिया से होते हुए व्यापार अन्य जगहों पर होता था, लेकिन ब्रिटेन का व्यापार तकरीबन 60% समुद्री रास्तों से होता था। इसलिए भारत के जो तटीय इलाके थे उनका विकास बहुत ज्यादा हुआ। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई महानगर में बदल गए। मुंबई, जो आज भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वो बस छोटे छोटे द्वीपों का समूह हुआ करता था। बिहार के लैंड लॉक्ड होने के कारण विकास की संभावना भी खत्म हो गई। लेकिन ब्रिटिश शासन में बिहार की दुर्गति का तीसरा और सबसे बड़ा कारण जो था, वो था जमींदारी सिस्टम। बिहार एक कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित रही है, लेकिन जमींदारी सिस्टम ने इस अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। यह सिस्टम सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू थी, जिसके अंदर बिहार आता था। अंग्रेज किसानों से सीधे सीधे टैक्स नहीं लेते थे, बल्कि एक काम वहाँ के लोकल जमींदारों का था, जो किसानों से लगान लेकर ब्रिटिश सरकार को देते थे। बंगाल प्रेसिडेंसी से आने वाला टैक्स ब्रिटिश सरकार के आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, खेती का आउटपुट, खेती की पैदावार हर साल एक जैसी नहीं होती। वो प्राकृतिक कारणों जैसे बारिश, बाढ़, सूखा, इस पर निर्भर करता है। और उन दिनों तो महामारी, बीमारी के कारण भी खेती के पैदावार पर असर होता था। जब पैदावार कम होती तो किसान लगान भी कम दे पाते। अंग्रेजों को ये बात ठीक नहीं लगी। उनके इतने बड़े आमदनी का जरिया स्टेबल ना हो, ये बात उन्हें पसंद नहीं थी। इसलिए वो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए। इसके मुताबिक अब जमींदारों के लिए हर साल एक निश्चित रकम तय कर दी गई, जो उन्हें ब्रिटिश सरकार को देनी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फसल अच्छी हो या नहीं। परमानेंट सेटलमेंट ने किसानों की कमर तोड़ दी, उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ब्रिटिश सरकार जमींदारों से टैक्स वसूलती और जमींदार किसानों से, और अगर वो टैक्स नहीं दे पाते तो उनकी जमीन हड़प ली जाती। कई छोटे मोटे किसान से मजदूर बन गए। उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए मारा मारा फिरना पड़ता। इसी गरीबी की वजह से बड़ी संख्या में लोग भारत छोड़कर फिजी, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, कैरिबियन आइलैंड्स आदि जगहों पर इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर चले गए। वहां उनसे बहुत खराब स्थिति में काम करवाया जाता था, स्लेव की तरह। वे वहां बस कुछ सालों के लिए गए थे, लेकिन उनमें से अधिकतर कभी वापस लौटकर नहीं आए। आज भी इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये उन लोगों की ही संतानें हैं जो गरीबी के मार से देश छोड़कर गए और कभी वापस नहीं आ सके। भारत में जब किसान अनाज उपजाकर टैक्स नहीं दे पाते, तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैश क्रॉप्स लगाने के लिए विवश कर दिया, जिससे भुखमरी और गरीबी और बढ़ी। जैसा आपको पता है, गांधी ने इसी तरह के शोषण के खिलाफ अपना आंदोलन बिहार से शुरू किया था। फिर आज़ादी आई और जमींदारी खत्म कर दी गई, लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए खत्म की गई। स्टेटस को बना ही रहा। कुछ लोगों के पास बहुत ज़मीनें थीं और अधिकतर किसानों के पास ना के बराबर। ग्राउंड पे बहुत बदलाव नहीं हुआ, कभी लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए बड़े पैमाने पर, क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर था वो उनके पास था जिनके पास ज़मीनें थी। जिनके पास ज़मीन थी वो अक्सर खेती नहीं करते थे, और जो खेती करते थे उनके पास ज़मीन नहीं थी। इस विषमता के कारण भी खेती का विकास ठीक से नहीं हो पाया। कभी इसमें ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया गया। और यह सवाल सिर्फ आर्थिक विषमता का नहीं था। जो जमींदार थे वो ऊंची जाति के थे, और जो भूमिहीन थे वो सो कॉल्ड नीची जाति के। तो ये आर्थिक विषमता सामाजिक और जातीय भेदभाव का भी रिफ्लेक्शन था। जब बैलेट से बदलाव नहीं आया तो बुलेट की राजनीति शुरू हुई। बिहार में नक्सलवाद, जातीय हिंसा, नरसंहार कई क्षेत्रों में ये आम हो गई। इसके अलावा एक और कारण था जिसकी वजह से बिहार का औद्योगिक विकास कम हो सका, और वो था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इसका उद्देश्य था कि भारत में हर जगह एक जैसा औद्योगिक विकास संभव हो सके। उद्देश्य तो ये था, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इस पॉलिसी के तहत आप भारत में कहीं भी इंडस्ट्री लगाते तो आपको रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल एक ही कीमत पर मिलता।
उस रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च सरकार वहन करती थी, ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी देकर। तो उद्योगपतियों ने वहां इंडस्ट्री लगाई जहां से उन्हें प्रोडक्ट को शिप करने में आसानी थी। बिहार और झारखंड, जो पहले बिहार का हिस्सा था, वहां से मिनरल्स ले जाए जाते गुजरात, महाराष्ट्र जैसे प्रांतों में। बिहार और झारखंड में इंडस्ट्री लगाने का कोई इंसेंटिव नहीं था। आज़ादी के बाद केंद्र सरकार का बिहार के प्रति एक तरह से सौतेला व्यवहार भी था। केंद्र सरकार ने कभी भी बिहार पर ठीक से इन्वेस्ट नहीं किया। गवर्नमेंट ने उन जगहों पे ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया जो पहले से ही थोड़े बहुत डेवलप्ड थे, जो पहले से ही थोड़े बहुत इंडस्ट्रियलाइज हो चुके थे। कृषि पर भी बहुत ध्यान नहीं दिया गया। जब लाल बहादुर शास्त्री ने हरित क्रांति की शुरुआत की तो उसका फायदा भी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों जैसे पंजाब और हरियाणा को ही मिला। बिहार इससे भी अछूता रह गया। बिहार एक पॉलिटिकली अनस्टेबल स्टेट रहा है। 1961 से 1990 तक यहाँ 19 मुख्यमंत्री हुए। 30 साल में 19 मुख्यमंत्री, इनमें से अधिकतर तो बस कुछ महीनों के लिए ही मुख्यमंत्री बने। ऐसा लगता है कि यह स्टेट हमेशा ही पॉलिटिकल सर्वाइवल मोड में रहा। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में विकास की कोई स्टेबल और सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं बन सकती थी। पॉलिसी तो छोड़िए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे सड़क, पुल, बिजली, पानी, सुरक्षा, ये भी मुहैया नहीं था। जब किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास ठप हो जाता है तो अपने साथ कई अन्य तरह की समस्याएं भी लेकर आता है। जैसे ठहरे हुए पानी में कई तरह की बीमारियां पनप जाती है। जब सिर्फ पेट पालने की जद्दोजहद में लोगों की जिंदगियां गुजर रही हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी जगह पे नई ऊर्जा, नई सोच, बौद्धिक विकास, इन चीज़ों की कल्पना करना भी बेकार है। जब लोगों के पास जीवन यापन करने के रास्ते नहीं होते तो वो लूट खसोट के ही जिंदगी चलाते हैं। यही स्थिति बिहार की हुई, जहां अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। कई सालों की आर्थिक विपन्नता ने यहाँ के समाज को भी जड़ कर दिया। इसलिए यहाँ जातिवाद, छुआछूत भी बहुत है। यही कारण है कि बिहार की राजनीति में आज विकास से ज्यादा जाति प्रमुख मुद्दा है। विकास के कुछ मौके आए भी तो हमने उसे जातिवाद में फंसकर गवा दिया। जैसे कि 90s में जब मनमोहन सिंह की लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई तो उसका भी बिहार को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि न तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही सिक्योरिटी। आम लोगों के लिए ईमानदारी से बिजनेस और ट्रेड करना भी संभव नहीं था। हत्या, अपहरण, फिरौती आम बात हो गई। ये वक्त था जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और बिहार को जंगल राज कहा जाने लगा। अब सवाल यह है कि बिहार के भविष्य का क्या होगा। क्या हम अपनी गलतियों से सीखकर, चुनौतियों को पार कर कर विकास की ओर उन्मुख हो सकेंगे? और ऐसा करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत होगी? अलग अलग देश और समाज में विकास का अलग अलग मॉडल होता है। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा होते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया और पश्चिम एशिया के अन्य देश। 30-40 साल पहले जहां रेगिस्तान हुआ करता था, फिर वहां तेल मिल गया और आज उनकी स्थिति कुछ और है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज होना ही प्रगति की अनिवार्य शर्त है। ऐसे कई देश हैं जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन फिर भी वो देश प्रगति कर रहे हैं। इनमें से कुछ देश हैं जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, यूरोप के कई देश। इन देशों के विकसित होने का सिर्फ एक कारण था, वहाँ के ह्यूमन कैपिटल यानी मानव संसाधन का विकसित होना। इन देशों ने अपने लोगों पर इन्वेस्ट किया, उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, और परिणाम आज सामने है। बिहार की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। निश्चित रूप से जनसंख्या बिहार के लिए बोझ है, लेकिन इसके बोझ होने का मुख्य कारण है यहाँ शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, बिजली, पानी की कमी। जो ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन है वो किसी जगह के लिए बोझ बन सकते हैं या एसेट भी। जब मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति हो जाए तो सरकार को बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो उन्हें लोगों को नौकरी देने की ज़रूरत है और ना ही हाथ जोड़कर इंडस्ट्री को बुलाने की ज़रूरत है। लोग अपने रोजगार के रास्ते खुद ब खुद निकाल लेंगे। इंडस्ट्री खुद ब खुद आ जाएगी जब उसे बिजनेस के लिए माहौल मिलेगा। बिहार की सरकार को इन बातों पर ध्यान देना होगा, लेकिन इससे भी बड़ी जिम्मेदारी हम पर है कि हम अपने सरकार से कैसा काम करवाते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आपने सरकार को, पॉलिटिशियंस को हज़ारों बार कोसा होगा, उन्हें गालियाँ दी होंगी, लेकिन ज़रा ये बताइए कि आपने कभी अपने जनप्रतिनिधि से अपने क्षेत्र के विकास को लेकर सवाल किए हैं क्या? जब वो वोट मांगने आते हैं तो क्या आपने कभी उनसे पूछा कि चलो पहले ये बताओ कि तुमने 5 साल में क्या काम किए हैं, कितने स्कूल बनवाए हैं, कितनी इंडस्ट्रियां लगवाई हैं? क्या आपने कभी उनसे पूछा कि चलो पहले मैनिफेस्टो निकालो, बताओ कि अगले 5 साल में क्या काम करने वाले हो? नहीं, हम नहीं पूछते। चुनाव के वक्त हम उन्हें वोट देते हैं क्योंकि वो हमारे जात के हैं, हमारे बिरादर से हैं।
और चूंकि हम उनसे ये सवाल नहीं पूछते तो जो जिल्लत हम झेल रहे हैं शायद उसके जिम्मेवार भी हम ही हैं। हम और हमारे बच्चे जो देश के कोने कोने में जाकर शिक्षा और नौकरी के लिए ठोकरें खाते हैं शायद उसके लिए जिम्मेवार भी हम ही हैं। बात सीधी सी है, अगर हम अपने समाज को आधुनिक, समृद्ध और सुरक्षित देखना चाहते हैं तो हमें नींव तैयार करनी होगी। फलों की अपेक्षा करनी है तो जड़ों को सींचना होगा। उन पुराने ढकोसलों और कुप्रथाओं को त्यागना होगा जो हमारे पैरों में बेरिया बनी हैं। हम जाति और धर्म के टुकड़ों में बंटकर लोकतंत्र की जनता नहीं बन सकते। जिस धरती पर हजारों सालों पहले गणतंत्र का, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का वर वृक्ष फल फूल रहा हो, उस जमीन पर, उस धरती पर, उस वर वृक्ष के बीजें भी तो आज कहीं न कहीं बिखरी पड़ी होंगी ही। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस बीज को ढूंढकर, उसे सींचकर पल्लवित कर पाते हैं कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।